बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल की तरफ से खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद शाहिद अजीम और आज से हम ईआरडी की प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले इस सीरीज के 9 लेक्चर्स हो चुके हैं जिसमें हमने ईआरडी के सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखे तो प्लीज पहले वो लेक्चर्स देखिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एंटिटी क्या होती है, एट्रीब्यूट क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होती है और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। जब आप उनको अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आज का लेक्चर बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। आज से हमारा तरीकेकार ये होगा कि हम एक केस स्टडी लिया करेंगे, उसके मुताबिक एक कंप्लीट ईआरडी बनाया करेंगे जिसमें हम सबसे पहले उसकी एंटिटीज डिफाइन करेंगे, फिर उसके एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई करेंगे, देन हम उनकी रिलेशनशिप, उनकी मैक्सिमम कार्डिनलिटी, उनकी मिनिमम कार्डिनलिटी, उसके बाद हम कंप्लीट ईआरडी ड्रॉ किया करेंगे और ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाया करेगा। तो चलिए जी आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस की खबर आपको सबसे पहले मिल जाए। इंशाल्लाह ये सीरीज हम काफी आगे लेके जाएंगे। तो चलें जी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस वक्त मेरे हाथ में एक केस स्टडी है। ये केस स्टडी आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख सकते हैं। ये केस स्टडी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के मुताबिक, जिसमें वो बताता है कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और उन डिपार्टमेंट्स में स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं। हर डिपार्टमेंट को कोई प्रोफेसर हेड करता है और स्टूडेंट जो है किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को एनरोल करता है, सो ब्ला ब्ला ब्ला। तो हम इनको जरा वन बाय वन देखते हैं। हमने करना यह है कि हम एक एक सेंटेंस पढ़ेंगे और उसकी एंटिटीज डिफाइन करेंगे, उसके एट्रीब्यूट्स डिफाइन करेंगे और उसकी रिलेशनशिप को हम लिखते चले जाएंगे। जो जो मेन मेन पॉइंट्स हैं हम लिखते चले जाएंगे और उसके बाद उनके मुताबिक हम अपना ईआरडी ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले है, इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट देयर आर सेवरल डिपार्टमेंट्स। एक चीज याद रखिएगा, जब भी आपको एक केस स्टडी लेते हैं, केस स्टडी किसी इन्वायरमेंट के मतलब होगी। मसलन जैसे यहां बात की कि इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, या वो कहता है जी कि इकरा एंड को, या वो कहता है कि बस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब ये जो इन्वायरमेंट होती है इसको हमने इग्नोर करना होता है। उसके अंदर जितनी एंटिटीज है उनको आइडेंटिफाई करना होता है हमने। तो कहते हैं कि एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैज सेवरल डिपार्टमेंट्स एंड स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू वन ऑफ देम। सो केस स्टडी क्या है हमारी? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। और उसके अंदर एंटिटीज क्या है? सबसे पहली एंटिटी हमारे पास डिपार्टमेंट। ईच डिपार्टमेंट हैज अ यूनिक डिपार्टमेंट नंबर। अब हर डिपार्टमेंट का एक डिपार्टमेंट नंबर है, यूनिक है, तो ये हमारी प्राइमरी की बनेगा, ये आइडेंटिफायर बनेगा। इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। नेम, लोकेशन, फोन नंबर, एंड इज हेड बाय अ प्रोफेसर। ये बेसिकली एक रिलेशनशिप है, तो इसे हम एज ए रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करेंगे। वो है डिपार्टमेंट हेड बाय अ प्रोफेसर। जी, तो बेसिकली हमारे पास अब तक कोई 3 एंट्रीज निकल चुकी हैं जिनमें से एक को हमने आइडेंटिफाई किया है, डिपार्टमेंट। दूसरी हमने एक फिक्रा पढ़ा था, स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू वन ऑफ देम, कि हर स्टूडेंट किसी न किसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। तो दूसरी एंटिटी हम निकालते हैं स्टूडेंट। और स्टूडेंट जो है बिलोंग्स टू सम डिपार्टमेंट। और तीसरी एंटिटी जो मैंने डिस्कस की थी वो है प्रोफेसर, लेकिन इसको हम आगे जाके करते हैं। प्रोफेसर हैज अ यूनिक एम्प्लॉय आईडी, और हम आगे तीसरी एंटिटी लेते हैं प्रोफेसर।
प्रोफेसर हैव अ यूनिक एम्प्लॉय आईडी, हर प्रोफेसर का एक एम्प्लॉय आईडी होता है। अब यूनिक है तो ये हमारा आइडेंटिफायर बन जाएगा। एम्प्लॉय आईडी, नेम, फोन नंबर, ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं प्रोफेसर के। वी विल वी लाइक टू कीप ट्रैक ऑफ फॉलोइंग डिटेल्स रिगार्डिंग स्टूडेंट, मतलब आप स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स बता रहे हैं कि हमने स्टूडेंट का कौन कौन से डाटा रखना है। यूनिक रोल नंबर, यूनिक है तो हम क्या करेंगे, इसे आइडेंटिफायर बनाएंगे। नेम, सेक्स, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एज एंड वन और मोर ईमेल एड्रेस। वन और मोर ईमेल एड्रेस का मतलब क्या है, ये जो ईमेल एड्रेस है ये एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होगा, एक या एक से ज्यादा ईमेल एड्रेसेस हो सकते हैं। तो ईमेल एड्रेस, इसको हम ये डबल अंडरलाइन कर रहे हैं, ये हमें याद दिलाएगा ये एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। स्टूडेंट्स हैव अ लोकल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ हॉस्टल नंबर एंड रूम नंबर। अब स्टूडेंट जो है इसके दो एड्रेसेस हैं, एक लोकल एड्रेस और एक है इसका होम एड्रेस। तो पहले हम बात करते हैं लोकल एड्रेस की। लोकल एड्रेस के दो कंपोनेंट्स हैं, हॉस्टल नेम और रूम नंबर, और दूसरा है इसका होम एड्रेस। होम एड्रेस जो है इसके क्या कंपोनेंट्स हैं जी, हाउस नंबर, स्ट्रीट, सिटी और पिन। अ कोर्स स्टार्ट इन अ सेमेस्टर ऑफ द ईयर इज कॉल्ड अ सेक्शन। अब जो डिपार्टमेंट है वो डिफरेंट कोर्सेज ऑफर करता है, तो हमारे पास अगली एंटिटी आ गई कोर्स। एंड कोर्स जो है इट हैज सेक्शंस या इट इज कॉल्ड सेक्शन। अब ये दो एंट्रीज हैं, एक कोर्स और एक सेक्शन। देयर कैन बी सेवरल सेक्शन ऑफ द सेम कोर्स, एक कोर्स के मेनी सेक्शंस हो सकते हैं। अब इस बात से हमें समझ में आता है कि एक कोर्स के मेनी सेक्शंस हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक सेक्शन तो होगा। तो मतलब ये क्या हुआ, हमारी मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनलिटी। इसी तरह इसी सेंटेंसेस के अंदर से हमने अपनी मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनलिटीज को समझना होता है, एट्रीब्यूट्स को समझना होता है, और अगर ना समझ में आ रही हो तो फिर हमने अपनी कॉमन सेंस यूज करनी होती है। Several sections of the same course in a semester, these are identified by section number। हर एक का सेक्शन नंबर होता है। Each section is taught by different professor and has its own timing and room to meet। इसकी कोई ना कोई टाइमिंग होती है और इसका एक रूम नंबर होता है जहां पे वो टीचर इसको पढ़ाएगा। कोर्स हैज सेक्शंस एंड सेक्शन इज taught by प्रोफेसर। ईच सेक्शन इज taught by a different प्रोफेसर, मतलब एक सेक्शन को एक ही प्रोफेसर पढ़ाएगा। तो एक सेक्शन को एक ही प्रोफेसर पढ़ाएगा लेकिन एक प्रोफेसर मेनी सेक्शंस पढ़ा सकता है, ठीक है ना। तो मतलब ये हमें इस तरीके से इसकी आइडेंटिफाई करनी होती है कार्डिनलिटी मोडालिटीज। स्टूडेंट्स एनरोल फॉर सेवरल सेक्शंस। अब आगे थोड़ी सी जो बात शुरू होगी है वो रिलेशनशिप्स पे है। स्टूडेंट्स एनरोल फॉर सेवरल सेक्शंस। अब जो स्टूडेंट है ये एनरोल करता है
सेवरल सेक्शंस, व्हाट इट मींस इज कि एक स्टूडेंट मेनी सेक्शंस में एनरोल कर सकता है, और ये तो एक मतलब समझने वाली बात है कि एक सेक्शन में मैनी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, एक सेक्शन में एक ही स्टूडेंट तो नहीं होगा ना, एक सेक्शन में मैनी स्टूडेंट्स होंगे तो ये हमारी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो जाएगी। मिनिमम कार्डिनलिटी को हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। ईच कोर्स हैज अ नेम, नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स एंड डिपार्टमेंट दैट ऑफर्स इट। अब कोर्स के क्या है, एक तो है कोर्स का आईडी होगा, हर कोर्स का कोर्स आईडी होगा। हालांकि उसने नहीं कहा, लेकिन एक डेटाबेस एनवायरनमेंट में ये चीज लाजमी होती है कि हर एंट्री का एक जो मतलब आइडेंटिफायर लाजमी होता है, तो वो यूनिक होता है, लिहाजा हम कोर्स आईडी डाल देते हैं। कोर्स नेम होगा और क्रेडिट आवर्स होंगे। अच्छा जी, यहां एक और बात है, एंड द डिपार्टमेंट दैट ऑफर्स इट, इसे हम एज अ रिलेशनशिप जाहिर करेंगे कि डिपार्टमेंट ऑफर कोर्स। A course may have other courses as prerequisites. Course has prereq other course। ये बेसिक एक रिकर्सिव रिलेशनशिप है। रिकर्सिव रिलेशनशिप क्या होती है? ऐसी रिलेशनशिप जो एक एंटिटी अपने आप के साथ बनाती है। तो कोर्स की रिलेशनशिप जब कोर्स के साथ ही बनी है तो ये एक रिकर्सिव रिलेशनशिप होगी। इसे हम कैसे हैंडल करेंगे आगे हम देखते हैं। प्रोफेसर्स आल्सो अंडरटेक रिसर्च प्रोजेक्ट्स। तो एक नई एंटिटी हमारे पास आ गई है, रिसर्च प्रोजेक्ट। और एक रिलेशनशिप निकली है, प्रोफेसर अंडरटेक research project। These are sponsored by funding agencies and have a specific start date। अब देखें, हर प्रोजेक्ट जो है उसका एक प्रोजेक्ट आईडी होगा, स्टार्ट डेट होगी, एंड डेट होगी, अमाउंट ऑफ फंडिंग, फंडिंग एजेंसी होगी, और फंड अमाउंट होगा। अच्छा जी, मोर देन वन प्रोफेसर कैन बी एनरोल्ड इन अ प्रोजेक्ट। मतलब एक प्रोजेक्ट में मैनी प्रोफेसर हो सकते हैं। मोर देन वन प्रोफेसर कैन बी एनरोल्ड इन अ प्रोजेक्ट। Also, a professor may be simultaneously working on several projects। A professor working on several projects। A project has a unique project ID, वो हमने डाल दी थी पहले ही, मतलब उसने बेशक नहीं बताया, लेकिन ये कॉमन सेंस की बात है कि वो होगी। तो ये जी हमने अपनी एंटिटीज डिफाइन की, हमने उनके एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए, तब हमने उनकी रिलेशनशिप्स को डिफाइन किया। ये काम आपने यहां तक कंप्लीट करना होता है। यहां तक कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई भी एक पॉइंट आपकी समझ में नहीं आया तो मैं आपको 1 to 1 उसकी वजाहत दूंगा। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलें जी, इसके बाद हम अपना ईआरडी बनाते हैं। यहां तक हमने अपना काम कर लिया, हमने अपने एंटिटीज डिफाइन कर ली, हमने उनकी रिलेशनशिप्स डिफाइन कर ली, उनके एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर लिए। अब हम बकायदा ईआरडी बनाएंगे। ईआरडी बनाने की दो नोटेशन है। आज मैं आपको पहली नोटेशन सिखाऊंगा और नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर जाके मैं आपको दूसरी नोटेशन भी सिखा दूं। चलें जी, ईआरडी बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने वन बाय वन अपनी एंटिटीज को ड्रॉ करना है, उनके एट्रीब्यूट्स ड्रॉ करने हैं, और इस प्रणाली में हमने ख्याल रखना है कि हमारी कनेक्टिविटी ठीक रहे और इसके अलावा लाइंस एक दूसरे को क्रॉस ना करें और हमारी रिलेशनशिप्स प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट हो जाए। सबसे पहली रिलेशनशिप है मेरे पास डिपार्टमेंट हेड बाय अ प्रोफेसर, या हम कह सकते हैं प्रोफेसर हेड डिपार्टमेंट। तो हम पहली एंटिटी बनाते हैं प्रोफेसर।
दूसरी एंटिटी हमारे पास डिपार्टमेंट। और इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है? हेड बाय। अब हमने इनके एट्रीब्यूट्स लगाने हैं, तो डिपार्टमेंट के एट्रीब्यूट्स क्या है जी? डिपार्टमेंट नंबर, और ये आइडेंटिफायर है, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। नेम, लोकेशन, फोन नंबर। प्रोफेसर के हैं एम्प्लॉय आईडी, नेम, और फोन नंबर। ठीक है जी, इस तरीके से हमने अपनी एंटिटी बनानी है और उसके ऊपर उनके एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करते जाना है। अगली हमारे पास है स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट। अब हमारे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं और वो डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं, या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट हैज स्टूडेंट्स। आपने ये ख्याल रखना है कि ये जो एंट्रीज हैं ये रेक्टेंगल में आएंगी और इसके अंदर जो एंट्री का नाम होगा वो कैपिटल लेटर्स में होगा। अब स्टूडेंट की एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं हम उनको रिप्रेजेंट कर लें, और स्टूडेंट के अच्छे खासे एट्रीब्यूट्स हैं तो हमें बड़े डिटेल से और बड़ी मतलब एहतियात से करने होंगे। वो है हमारे पास रोल नंबर, और ये अंडरलाइन हो जाएगा। नेम, सेक्स, उसके बाद आ जाएगा इसका फोन नंबर, देन डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, एज। अब ये जो एज है ये बेसिकली एक ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है, क्योंकि जब डेट ऑफ बर्थ हमने स्टोर कर लिया तो हम एज को स्टोर नहीं करेंगे बल्कि उसको ड्राइव करवाएंगे, तो ये डॉटेड लाइन से जाहिर होगा। ये चीज हमने पढ़ी थी जब हम टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स को पढ़ रहे थे। ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी जो है ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है तो इसका मतलब है कि ये डबल ओवल में आएगा। इसके अलावा इसके दो एड्रेसेस हैं, होम एड्रेस और लोकल एड्रेस, वो आपने शो करवाने हैं और वो कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स हैं। मैं एक करवा देता हूं, दूसरा आप खुद करवाएंगे। तो हम लोकल एड्रेस करवा लेते हैं। तो हम लोकल एड्रेस करवा लेते हैं, और इसके दो कंपोनेंट्स हैं, हॉस्टल नेम
और रूम नंबर। इसी तरह आप इसका दूसरा भी करवा लेंगे। वो बेसिकली मुझे थोड़ी सी जगह बचानी है, मेरे पास इस साइड पे जगह नहीं, हालांकि यहाँ मुझे जगह बचानी चाहिए थी, लेकिन वो बस उस साइड पे चला गया ज्यादा। तो हमें यहाँ पे जगह रखनी है ताकि ये ड्रेसेस इस साइड पे चले जाएं, और ये जगह मेरी बच जाए, मैं इसकी नेक्स्ट जो रिलेशनशिप्स लगानी है वो यहां से लगाऊंगा। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास कोर्स हैज सेक्शंस। हमारे पास कोर्स होता है, हम यहां पे कोर्स बना लेते हैं। कोर्स हैज सेक्शंस। इनके बीच में रिलेशनशिप है हैज की। कोर्स हैज सेक्शंस। सेक्शन taught बाय प्रोफेसर या प्रोफेसर टीच सेक्शन। प्रोफेसर टीच सेक्शन। स्टूडेंट्स एनरोल इन सेक्शन। स्टूडेंट्स एनरोल इन enrolled in section। डिपार्टमेंट ऑफर कोर्स। डिपार्टमेंट जो है वो कोर्स ऑफर करता है। कोर्स हैज प्री रेक्विजिट ऑफ कोर्स। अच्छा जी, अब एक कोर्स के कुछ प्री रेक्स हो सकते हैं, ये रिकर्सिव रिलेशनशिप है, इसको हम कोर्स के साथ ही अटैच करेंगे। प्री रेक। प्रोफेसर अंडरटेक रिसर्च प्रोजेक्ट्स। चलें जी, ये हमारी सारी एंटिटीज और उनकी रिलेशनशिप ड्रॉ हो गई। अभी हम इनके एट्रीब्यूट्स पूरे कर लें, फिर आगे बात करते हैं। तो प्रोफेसर के हमने लगा लिए, रिसर्च प्रोजेक्ट्स के ये हमने सारे लिखे हुए हैं। तो कोर्स, कोर्स के क्या हैं जी? कोर्स आईडी, कोर्स नेम और क्रेडिट आवर्स। कोर्स आईडी, कोर्स नेम और क्रेडिट आवर्स। सेक्शन के हैं सेक्शन नंबर, टाइमिंग एंड रूम। सेक्शन नंबर, टाइमिंग, रूम। अच्छा जी, इसके हो गए, इसके हो गए। रिसर्च प्रोजेक्ट के रह गए। रिसर्च प्रोजेक्ट के क्या है? प्रोजेक्ट आईडी। अच्छा, इनके जो भी आइडेंटिफायर्स हैं उनको हम अंडरलाइन करते जाएंगे। तो हमने, ठीक है जी, इसका डिपार्टमेंट नंबर, रोल नंबर, सेक्शन नंबर, कोर्स आईडी, एम्प्लॉय आईडी और प्रोजेक्ट आईडी। प्रोजेक्ट आईडी, स्टार्ट डेट, नजर आ रहा है सही?
स्टार्ट डेट, एंड डेट, फंडिंग एजेंसी, हम इस साइड पे आ जाते हैं। नहीं, मैं जो कुछ लिख रहे हैं पढ़े जा रहे हैं। एंड फाइनली फंड अमाउंट। चलें जी, ये हमारे पूरा ईआरडी बन गया। हमने अपनी एंटिटीज डिफाइन कर लिए, हमने अपने एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर लिए, हमने उनकी रिलेशनशिप्स लगा। अब रह गई क्या? मैक्सिमम कार्डिनैलिटी और मिनिमम कार्डिनैलिटी। अब एक एक रिलेशनशिप को हम पकड़ेंगे और उसकी कार्डिनैलिटीज लगाएंगे। कुछ थी जो केस स्टडी के अंदर डिफाइंड थी, हमने वही लगानी है, और कुछ है जो हमने कॉमन सेंस से बनानी है। मतलब उसने कहा था जी कि ईच डिपार्टमेंट इज हेड बाय अ डिफरेंट प्रोफेसर। एक प्रोफेसर कितने डिपार्टमेंट्स को हेड कर सकता है जी? एक को ही कर सकता है। और एक डिपार्टमेंट को कितने प्रोफेसर हेड करेंगे? एक ही करेगा। एक डिपार्टमेंट का एक ही हेड हो सकता है। अच्छा, ये तो होगी मैक्सिमम कार्डिनैलिटी। अभी हम देखेंगे मिनिमम कार्डिनैलिटी। एक प्रोफेसर ऐसा भी हो सकता है, क्या एक प्रोफेसर ऐसा भी हो सकता है जिसके हेड में कोई डिपार्टमेंट ना हो? भाई अब 100 प्रोफेसर हैं, 10 डिपार्टमेंट्स हैं, तो 10 हेड होंगे, बाकी 90 तो नहीं होंगे ना। तो एक प्रोफेसर ऐसा हो सकता है जो किसी डिपार्टमेंट का हेड ना हो। क्या एक डिपार्टमेंट ऐसा भी हो सकता है जिसका हेड ना हो? क्यों जी? ऐसा डिपार्टमेंट नहीं हो सकता। डिपार्टमेंट का हेड होना लाजमी, ये हमने पहले ही देखी। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। नहीं समझ में आती तो मुझे कमेंट कीजिए, मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अच्छा जी, एक डिपार्टमेंट में कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं जी? मैनी स्टूडेंट्स हो सकते हैं। क्या एक डिपार्टमेंट ऐसा भी हो सकता है जिसमें कोई स्टूडेंट ना हो? पॉसिबल है, मतलब उसने डिफाइन नहीं किया तो हमें कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगी। तो हो सकता है एक डिपार्टमेंट ऐसा हो जिसमें कोई भी स्टूडेंट एनरोल नहीं हुआ, तो हो सकता है। क्या एक स्टूडेंट कितने डिपार्टमेंट्स में हो सकता है? एक स्टूडेंट एक ही डिपार्टमेंट में होएगा। अब आप देखिए तरीकेकार क्या है। एक कितने, हमने जिधर से भी देखना है, पहले वाले को एक लेना है, दूसरे देखने कितने, फिर दूसरे को एक लेना है और पहले देखने कितने। तो हमने कहा एक डिपार्टमेंट में कितने स्टूडेंट्स? मैनी। एक स्टूडेंट कितने डिपार्टमेंट में? एक ही डिपार्टमेंट। क्या एक स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है जो किसी डिपार्टमेंट को बिलोंग ना करता हो? नहीं, एक स्टूडेंट कम से कम एक डिपार्टमेंट को बिलोंग करता होगा। अच्छा जी, उसके बाद ये देखते हैं एक डिपार्टमेंट कितने कोर्सेज ऑफर कर सकता है? मैनी कोर्सेज ऑफर कर सकता है। एक डिपार्टमेंट मैनी कोर्सेज ऑफर कर सकता है, लेकिन कम से कम उसने एक तो किया होगा। भाई क्या एक डिपार्टमेंट ऐसा भी हो सकता है जिसने कोई कोर्स ऑफर नहीं किया? तो डिपार्टमेंट किस चीज का है? सो एक डिपार्टमेंट कम से कम एक कोर्स ऑफर करेगा। अच्छा, एक कोर्सेज को कितने डिपार्टमेंट्स ऑफर कर सकते हैं? एक ही कर सकते हैं। और क्या कोई एक कोर्स ऐसा भी हो सकता है जिसे किसी डिपार्टमेंट ने ऑफर नहीं किया? भाई अगर कोर्स है तो ऑफर तो हुआ है, इसका मतलब कम से कम किसी एक डिपार्टमेंट ने उसे ऑफर किया है। अच्छा जी, एक कोर्स के मैनी सेक्शंस हो सकते हैं, ये बात हमने पढ़ी कि कोर्स कैन बी अ कोर्स कैन हैव मैनी सेक्शंस। लेकिन कम से कम कोई एक सेक्शन तो होगा। अगर कोर्स है तो उसका कम से कम एक सेक्शन होगा, क्योंकि उसने उसको जो क्योंकि उससे पढ़ाना है तो उसका एक सेक्शन हमें बनाना पड़ेगा। एक सेक्शन एक ही कोर्स का होगा, और अगर सेक्शन एग्जिस्ट करता है तो वो लाजमी किसी कोर्स से बिलोंग करता है। भाई एक कोर्स के कितने सेक्शन हो सकते हैं? मैनी। एक सेक्शन कितने कोर्सेज का हो सकता है? एक ही कोर्स का। अच्छा, क्या एक कोर्स ऐसा भी हो सकता है जिसका कोई सेक्शन ना हो? नहीं, कम से कम एक सेक्शन होगा। क्या एक सेक्शन ऐसा भी हो सकता है जो किसी कोर्स से बिलोंग ना करता हो? नहीं, कम से कम एक कोर्स से वो बिलोंग करता है। भाई सेक्शन एग्जिस्ट करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कोर्स है। ओके जी, ये हो गई, वो हो गई, ये होगी, ये होगी, ये ले लें। एक स्टूडेंट कितने सेक्शंस में एनरोल कर सकता है? हमने कहा था जी कि एक स्टूडेंट कैन एनरोल इन मेनी सेक्शंस। एक स्टूडेंट मेनी सेक्शंस में एनरोल कर सकता है, लेकिन कम से कम किसी एक में तो करेगा ना। स्टूडेंट है तो कोई एक सेक्शन तो वो लेगा। एक सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं? मेनी स्टूडेंट्स हो सकते हैं। और एक सेक्शन ऐसा भी हो सकता है जिसमें कोई स्टूडेंट एनरोल नहीं हुआ। भाई हो सकता है ना, एक सेक्शन ऐसा है जिसको कोई स्टूडेंट लेना पसंद नहीं करता, तो नहीं हुआ उसमें कोई एनरोल। ओके जी,
एक प्रोफेसर कितने सेक्शंस पढ़ा सकता है? एक प्रोफेसर मेनी सेक्शंस पढ़ा सकता है। एक सेक्शंस को कितने प्रोफेसर पढ़ाएंगे? एक ही पढ़ाएगा। ये बात हमने अपनी केस स्टडी में की थी और ये बकायदा हमने लिखी थी। एक सेक्शन को एक ही प्रोफेसर पढ़ाएगा। अच्छा, एक प्रोफेसर ऐसा भी हो सकता है जो किसी सेक्शन को नहीं पढ़ाता? हरगिज नहीं, कम से कम कोई एक सेक्शन तो पढ़ाता होगा। क्या एक सेक्शन ऐसा भी हो सकता है जिसको कोई प्रोफेसर नहीं पढ़ाता? क्यों जी, हमने सेक्शन बना दिया और उसको प्रोफेसर एलोकेट नहीं किया, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, कम से कम कोई एक प्रोफेसर उसे पढ़ाता है। ओके जी, ये भी हो गया। अब ये हमारी लगी, एक प्रोफेसर कितने रिसर्च प्रोजेक्ट्स ले सकता है? बिल्कुल लास्ट लाइन में हमने पढ़ा था, अ प्रोफेसर कैन वर्क ऑन मेनी प्रोजेक्ट्स साइमल्टेनियसली। तो एक प्रोफेसर मेनी रिसर्च प्रोजेक्ट्स ले सकता है। एक रिसर्च प्रोजेक्ट पे कितने प्रोफेसर हो सकते हैं? तो हमने कहा था कि एक रिसर्च प्रोजेक्ट में मेनी प्रोफेसर जो हो सकते हैं, एलोकेट हो सकते हैं। क्या एक प्रोफेसर ऐसा भी हो सकता है जो रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं लेता? तो भाई हो सकता है, जिसने नहीं लिया, क्योंकि ये लाजमी नहीं है। क्या एक रिसर्च प्रोजेक्ट ऐसा भी हो सकता है जिसमें कोई प्रोफेसर एलोकेट नहीं हुआ? नहीं, अगर प्रोजेक्ट है तो कम से कम कोई एक प्रोफेसर तो उसे कर रहा है। ठीक है जी, हमारी ये रिलेशनशिप है। अच्छा, इसको बड़े केयरफुली हैंडल करना होता है। एक कोर्स के कितने प्री रेक्विजिट्स हो सकते हैं? प्री रेक्विजिट क्या होता है? समटाइम ये सीन होता है कि हम कहते हैं कि जी अगर आपने ये कोर्स सी पढ़ना है ना, तो इससे पहले कोर्स ए और बी पढ़ा होना जरूरी है। मसलन अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़नी है तो उससे पहले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग और प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का पढ़ना जरूरी है। सो एक कोर्स के मैनी प्री रेक्विजिट्स हो सकते हैं। क्या एक कोर्स ऐसा भी हो सकता है जिसका कोई प्री रेक्विजिट ना हो? बिल्कुल हो सकता है। मसलन इस्लामिक स्टडीज है, उसका कोई प्री रेक नहीं है, तो एक कोर्स ऐसा भी हो सकता है जिसका कोई प्री रेक्विजिट ना हो। एक कोर्स कितने कोर्सेज का प्री रेक्विजिट हो सकता है? एक कोर्स मैनी कोर्सेज का प्री रेक्विजिट हो सकता है। मसलन प्रोग्रामिंग फंडामेंटल है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का भी प्री रेक्विजिट है, वो डाटा स्ट्रक्चर्स का भी प्री रेक्विजिट है, वो सिस्टम प्रोग्रामिंग का भी प्री रेक्विजिट है। तो एक कोर्स मैनी कोर्सेज का प्री रेक्विजिट हो सकता है। क्या एक कोर्स ऐसा हो सकता है जो किसी का प्री रेक्विजिट ना हो? बिल्कुल हो सकता है। एक कोर्स ऐसा हो सकता है जो किसी का प्री रेक्विजिट ना हो। बूम, कंप्लीटेड। ये हमारी एआरडी है, इस वक्त आपकी स्क्रीन पे मुकम्मल नजर आ रही होगी। यहां तक आपने काम करना होता है। तो हमने स्टेप्स देखे कि सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमने अपनी एंटिटीज डिफाइन करनी होती हैं, हमने अपने एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने होते हैं, हमने अपनी रिलेशनशिप्स डिफाइन करनी होती हैं, फिर हमने अपनी मतलब उनकी मैक्सिमम कार्डिनैलिटी, मिनिमम कार्डिनैलिटी लगानी होती है, और यहां पे आके हमारा जो ईआरडी है वो मुकम्मल हो जाता है। इस वक्त ये ईआरडी कंप्लीट आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, तो इसको देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए और पिछला लेक्चर्स के मुताबिक उसको रीड्रॉ कीजिए, और अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो मुझसे क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको कंप्लीट अगेन समझाऊंगा। उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन से आप मेरा व्हाट्सएप लिंक लेके मुझे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये केस स्टडी अगर आपको चाहिए तो इसका डाउनलोड लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा भी अगर आपको एडीएस या एडीबी के पेपर चाहिए तो उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। तो जल्दी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए इसे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, और नेक्स्ट प्रैक्टिस से पहले पहले इसके जो भी आपके इबहाम हैं, जो भी एम्बिग्विटीज हैं, वो मुझसे क्लियर करवाइए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करते हुए इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आप इल्म बांटने के सफर में मेरा साथ दे सकें। जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।